है, अगर हम सिंपल सी भाषा में बोले कि लोगों का नंबर, ठीक है, इंसानों का नंबर जो एक किसी गांव में रहते हैं, चाहे वो किसी टाउन में रहते हैं, चाहे किसी सिटी में रहते हैं, किसी रीजन में रहते हैं, चाहे किसी कंट्री में, किसी वर्ल्ड में, जब भी हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं ना, इस गांव की जनसंख्या कितनी है, इस शहर की जनसंख्या कितनी है, इस पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या कितनी है, इस देश की जनसंख्या कितनी है, तो हम लोगों की जो संख्या होती है उसको किसी भी एक दायरे में रख के देखते हैं, मतलब चाहे वो गांव है, चाहे वो टाउन है, चाहे वो शहर है, चाहे वो देश है। उसके बात आता है द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन प्रोसेस इज क्रिटिकल टू अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड अस। मतलब अगर हम लोगों की पॉपुलेशन की बात करते हैं, स्टडी की बात करते हैं कि हम लोगों के बारे में स्टडी करें, तो ये थोड़ा सा ना एक होता है ना कि क्रिटिकल होता है। क्रिटिकल मतलब कि देखो, अगर हम जब सेंसस की बात करते हैं या फिर हम जब जनसंख्या की बात करते हैं, तो हमारी जनसंख्या डिकेड से शुरू होती है, मतलब कि 10-10 साल लग जाते हैं ये देखने में, क्योंकि हम पूरे टाउन तक जाते हैं। जब होता है ना कि जनसंख्या की काउंटेशन चल रहा है, एक दिन में हम किसी भी जनसंख्या की काउंटेशन नहीं कर सकते कि आज हमने जस्ट पूरे देश का एक दिन में हमने ये काउंट कर लिया। उसमें क्या होता है, इसमें टाइम लगता है, तो उस टाइम का जो एक हमारा पीरियड होता है, ड्यूरेशन होता है, इसमें काफी टाइम लगता है। तो उसका क्या है, हो सकता है हमने यहाँ पे आज देखा है इस गांव में जनसंख्या कितनी है, इस गांव की जनसंख्या 10,000 है, ठीक है, 10,000 है इस गांव की जनसंख्या। इसके बाद जब हम पूरा ब्यौरा ले रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, उसके साथ साथ क्या है, हो सकता है बर्थ हो जाए नहीं, हो सकता है डेथ हो जाए नहीं, तो उसमें क्या होगा, वो थोड़ा क्रिटिकल रहता ही है। बर्थ, डेथ्स, हाउसहोल्ड फॉर्मेशन एंड द माइग्रेशन रिमेन क्रूशियल इंडिकेटर्स फॉर ऑफ सोशल चेंज। हम जब सबसे पहले बात करते हैं किसी भी डेमोग्राफिक के कंपोनेंट्स की, तो हमारे तीन मेन आते हैं कि सबसे पहले होता है हमारा बर्थ, डेथ और माइग्रेंट्स। ठीक है, माइग्रेंट्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइग्रेंट्स? हम्म, आप लोग बताओ क्या होता है माइग्रेंट्स का मतलब? मैम, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना। हाँ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, मतलब कोई स्थिरता नहीं होती है। इसमें क्या है, जैसे कि आपने लास्ट हमारा जब ये लॉकडाउन हुआ था, तो बहुत एक वर्ड सुनाई दिया था, क्या? माइग्रेंट्स। ठीक है, तो वो लोग होते हैं क्या कि जब एक साथ एक शहर से एकदम से पलायन होने लगता है किसी दूसरी साइड। अब हमने इस गांव को, जो हमने एग्जांपल लिया था कि हमने यहाँ पे 10,000 हमने जनसंख्या काउंट करी कि इस गांव की जनसंख्या 10,000 है। बट हो सकता है कि उस गांव से 500 लोग कहीं दूसरी जगह पलायन करके माइग्रेंट्स हो गए, या फिर 500 लोग उस गांव में ज्यादा आ गए बाहर से, तो क्या होगा, जनसंख्या पे इफेक्ट पड़ेगा। उसके साथ हम बात करते हैं अगर डेथ की, तो अगर डेथ हो जाए, अगर 10 भी डेथ हो जाए, तो भी उस कितना हो जाएगा, 9,090, 990 हो जाएगा। तभी भी क्या होगा, या फिर 10 बर्थ ज्यादा होता है, 50 बर्थ ज्यादा होता है, कितना हो जाएगा, 10,050। तो ये सब चीजें क्या होती है, मेन इंडिकेटर्स होते हैं जो हमारे इसको सोशल चेंज में मेन उनके वो रहते हैं, रोल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सोसाइटी एंड पॉपुलेशन। सोसाइटी एंड पॉपुलेशन की बात करते हैं तो स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज डेमोग्राफी। ठीक है, हम जब बात करते हैं अभी मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन में हम बात करते हैं, तो एक डेमो, जैसे मैंने अभी बोला कि हम जब किसी भी डेमोग्राफी की बात करते हैं, ठीक है, तो हम सबसे पहले यही देखते हैं, बर्थ, डेथ और माइग्रेंट्स। इनसे क्या होता है, यही मेन होते हैं सोशल चेंज के इंडिकेटर्स। इन्हीं की वजह से एकदम से सोसाइटी में चेंजेस आ सकते हैं, जनसंख्या बढ़ भी सकती है, जनसंख्या घट भी सकती है। तो द डेमोग्राफी हेल्प्स इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। जो डेमोग्राफी होती है वो ह्यूमन सोसाइटी के बारे में समझा सकती है, सहायता करती है, हेल्प करती है। इन डेमोग्राफी study the number of people, composition and the also about the changes with the occur in the population over a period of time। जो डेमोग्राफी होती है, डेमोग्राफिक स्टडी में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि लोगों की कितनी संख्या, कितना कंपोजिशन एकदम से कहाँ पे हो गया, किसी भी एक टाइम पीरियड में कितने पॉपुलेशन यहाँ पर आई है, कितना चेंजेस हुआ है, कितना चेंजेस नहीं हुआ है। जो मैंने पहले बताया था कि हमने इस टाइम ड्यूरेशन में हमने देखा एकदम से माइग्रेंट्स बाहर चले गए, फिर माइग्रेंट्स गांव में आ गए, तो क्या होगा, जनसंख्या में चेंजेस होंगे। इट मीन्स इट स्टडीज अबाउट द बर्थ, डेथ एंड द माइग्रेशन। The population of the society can be the calculated by the subtracting death and the migrants from the birth। इसमें वही है कि हम जो पॉपुलेशन, किसी भी सोसाइटी के पॉपुलेशन को हम समझ सकते हैं, कैलकुलेटेड करेंगे, तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे डेथ, माइग्रेंट्स और बर्थ, ठीक है, बर्थ के बाद हमने यहाँ पे बर्थ देखा कि कितने बर्थ हुए, ठीक है, उसके बाद कितनी डेथ हुई और कितने लोग माइग्रेंट हुए हैं। उसके बाद इट इज ए वेल नोन फैक्ट दैट बर्थ डिपेंड्स अपॉन फर्टिलिटी एंड द डेथ डिपेंड्स ऑन मोर्टेलिटी। ठीक है, जाहिर सी बात है कि हमारा जो बर्थ रेट होता है वो किस पे, फर्टिलिटी पे डिपेंड करता है, और हमारा डेथ रेट है वो हमारे मोर्टेलिटी पे डिपेंड करता है।
मोर्टालिटी का मतलब क्या होता है? हेलो मैम डेथ ही होता है, डेथ रेट। डेथ रेट, ठीक है। उसके बाद सो इट कैन बी द सेड दैट, और मोर्बिडिटी का मतलब क्या होता है? मोर्टालिटी तो आपने बता दिया, मोर्बिडिटी मैम इलनेस या जो नंबर ऑफ डिजीज। इलनेस, ठीक है, हाँ, यस मैम। गुड। सो इसमें क्या होता है? So it can be said that there are three factors which determine the number of people living in the particular area like society. हम जो सोसाइटी की बात करते हैं, किसी भी सोसाइटी के, तो थ्री मेन कंपोनेंट होते हैं हमारे, क्या क्या होते हैं उसमें? इट मीन सोसाइटीज पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन, अगर हम इसकी बात करते हैं तो एक मिनट, जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो ये किस किस पे डिपेंड करता है? फर्टिलिटी पे, मोर्टालिटी पे और माइग्रेशन पे। फर्टिलिटी क्या होता है? फर्टिलिटी, नेक्स्ट आता है हमारा फर्टिलिटी। फर्टिलिटी क्या होता है? मैम एबिलिटी टू बर्थ समवन या एबिलिटी टू एबिलिटी टू बी प्रोड्यूस, प्रेग्नेंट। हाँ, प्रोड्यूस ए चाइल्ड, ठीक है। फर्टिलिटी का मतलब होता है कि ये जो मतलब एक क्षमता होती है, जैसे हम अनफर्टिलिटी की बात करते हैं तो वो जो कपल होते हैं उनके अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती, कैपेबल नहीं होते टू प्रोड्यूस ए बर्थ और प्रोड्यूस ए चाइल्ड। इसमें कहते हैं फर्टिलिटी में होता है कि प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो हमारी फर्टिलिटी होती है, कंट्रोल, फर्टिलिटी इज कंट्रोल्ड बाय सोशल फैक्टर्स सच एज टाबूज। कुछ हमारे टाबूज है और कंट्रोल्ड है कि फर्टिलिटी क्या हो रखी है हमारी, कंट्रोल्ड है। The taboos related to fertility are as under, कुछ है like man and the woman association, the wife will not associate with man other than her husband। इसमें क्या होगा कि जो वाइफ है वो एसोसिएट नहीं करेगी मैन के साथ अदर देन अपने हस्बैंड के साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स में क्या होगा? नो ब्रदर कैन हैव इंटरकोर्स विद हर सिस्टर, जो ब्रदर है कैन हैव इंटरकोर्स विद हर सिस्टर। उसके बाद इसमें आता है हमारा fornication and the adultery, man and the women cannot have intercourse without marriage। ये क्या है हमारे कुछ सोसाइटी के अंदर टाबूज है। और सबसे नेक्स्ट आता है हमारा there are other social factors such as fixing minimum age of marriage for men and women, ठीक है। जो भी एज होती है हमारी, जैसे कि कितनी होती है, ये इसके लिए शायद गर्ल्स के लिए 18 होती है और मेल के लिए 21 होती है। तो इसमें क्या है, कुछ हमारी एज हमने मिनिमम एज फिक्सिंग करी है। उसके बाद आता है फॉरबिडन विडो रीमैरिज। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मोनोगेमस बैड लक इटीसी कंट्रोल ऑफ द फर्टिलिटी इन द सोसाइटी। मोनोगेमस का मतलब क्या होता है? मोनोगेमी की बात करते हैं हम जब मैरिजेस की। मैम वही कि एक मैन एक ही वुमेन के, एक मैन हाँ एक विमेन, ठीक है, जो हमारे yes, मेनली सोसाइटी की प्रैक्टिस है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बेस्ट मैरिज एवर बोला जाता है, क्योंकि इसमें जस्ट एक मैन होता है और एक फीमेल होती है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फर्टिलिटी एंड द अनफर्टिलिटी, ठीक है। अभी तक तो हमने जस्ट देखा कुछ टाबूज है हमारे सोसाइटी के अंदर। अब हम मेन देखते हैं, क्योंकि हमारा जो डेमोग्राफी है, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड करती है, वो हमारी फर्टिलिटी भी मेन कॉन्सेप्ट उसमें आता है, कंपोजिशन हमारा आता है। तो हम इसको फर्टिलिटी को, इनफर्टिलिटी को हम देखेंगे। तो फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, जो हम अभी जस्ट देख रहे थे, फर्टिलिटी इज द एबिलिटी टू गेट प्रेग्नेंट। इफ यू हैव सेक्स एंड डू नॉट यूज कॉन्ट्रासेप्शन यू मे गेट प्रेग्नेंट। अगर और सेकंड, fertility refers to the actual bearing of children by a woman in the age group of 15 to 45 ईयर, जो कि हमारा एक जो फीमेल का एक ये माना जाता है एज ग्रुप के। इसमें 40 जो हमारे सॉरी मिनारके से मेनोपॉज तक चलता है, चाहे वो 14 है, चाहे वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। बट हम एक अपना ना समय सीमा लेके चलते हैं ड्यूरेशन कि 15 ईयर से 45 ईयर्स तक का वो एक पीरियड होता है कि उसमें कोई भी एक जो महिला है, विमेन है, वो क्या कर सकती है? चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकती है। उसके बाद आता है फैक्टर अफेक्टिंग फर्टिलिटी के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल और नेक्स्ट है इकोनॉमिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजिकल।
तो बायोलॉजी का डिटर्मिनेंट्स में आता है सबसे पहले एज। तो जो सबसे पहले एज आता है, रिप्रोडक्टिव एज ऑफ वीमेन रेंज फ्रॉम द 15 टू 45 ईयर्स। 15 टू 45 ईयर्स को या 44 ईयर्स को हम क्या लेके चलते हैं, ये हम लेके चलते हैं, या फिर जैसे हमने नेक्स्ट बोला है 15 टू 49 ईयर्स। वो डिपेंड करता है जो भी फीमेल है उसके न्यूट्रिशन पे, उसके एनवायरमेंट पे, उसके उस पे उसके मेनोपॉज, मीनार के और मेनोपॉज पे, कि क्या उसकी एज उसकी थी और कब उसके वो स्टॉप होते हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं जो मेंस होते हैं उनमें क्या होता है, 13 टू अराउंड एज 40 टू 45 ईयर्स में स्पर्म्स क्वालिटी डिक्रीज। जब तक उनका एज कितना होता है, उनका 13 से 40 टू 45 ईयर्स जो मेल होते हैं वो उनकी रिप्रोडक्टिव एज होती है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में हम बात करें तो पुअर हेल्थ एंड द न्यूट्रिशन कैन रिड्यूस फर्टिलिटी। जो अगर हम न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं लेते हैं, ठीक है, और हम अगर न्यूट्रिशन में जो जो चीजें हमें चाहिए, न्यूट्रिशन जो जो हमें सब्जियां खानी है, जो जो हमें फ्रूट्स हमारी बॉडी के लिए चाहिए, अगर हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो वो हो सकता है हमारी फर्टिलिटी को कर सकता है रिड्यूस। ठीक है, जैसे कि लिंक्ड विद द अंडरवेट चिल्ड्रन, लिंक्ड विद द चाइल्ड मोर्टालिटी रेट। इन्वायरमेंटल की बात करते हैं, इन्वायरमेंट में क्या है, स्ट्रेस पॉपुलेशन टेंड टू हैव लेस मेल देन फीमेल्स। जो हमारा पॉसिबल कोरिलेशन बिटवीन स्पर्म काउंट एंड द पॉल्यूशन। जो हम स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है, जब हमने देखा ना कि जो स्ट्रेस होता है वो हमारी डेली लाइफ एक्टिविटी पे, हमारी हेल्थ पे, सब पे क्या करता है, इफेक्ट डालता है। तो अगर हम जब ज्यादा जो मेल्स होते हैं अगर वो ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, अगर फीमेल्स पे भी ऐसा है, ऐसा नहीं कि फीमेल्स पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, स्ट्रेस करता है, बट हम जब बात करते हैं तो उसमें जो स्ट्रेस होता है और जो हमारा पॉल्यूशन होता है वो कहीं ना कहीं हमारे स्पर्म काउंट पे भी इफेक्ट डालता है। उसके बाद आता है हमारा सोशल। The social norms and the acceptance of the practice affecting fertility like a different from society to society। अपने जो भी उनकी प्रैक्टिस होती है, कोई भी जो उनके सोशल नॉर्म्स होते हैं, उनकी एक्सेप्टेंस जो होती है वो हमारी हर सोसाइटी की डिफरेंट होती है। किसी सोसाइटी में कैसे एक्सेप्ट किया जाता है, किसी सोसाइटी में क्या एक्सेप्ट किया जाता है, किसी सोसाइटी में एज कितनी होती है शादी करने की, ठीक है, किसी सोसाइटी में लोगों की एज दूसरी होती है शादी करने की, कहीं पे कुछ अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, वो अपनी सोसाइटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद आता है मैरिज। मैरिज में हम क्या देखते हैं, पार्टिकुलर द एवरेज एज ऑफ मैरिज। अपनी एक एज होती है कि हाँ हमें इस एज में बेटे की, बेटी की, लड़की की शादी करनी है। द परसेंटेज ऑफ पीपल नेवर मैरिड वेरीज स्पेटरली एंड द अफेक्ट फर्टिलिटी रेट्स। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो मतलब कभी शादी नहीं करते, जैसे कि एग्जाम्पल बताती हूँ मैं। लास्ट टाइम जब शायद हमने ये पढ़ाया था तो कोई एग्जाम्पल मैंने बताया था इस टाइम, याद है किसी को? मैम मैम जो हाँ, साधु होते हैं वो नहीं करते हैं शादी। नहीं साधु लोग तो नहीं करते, ठीक है, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना। मैंने लास्ट टाइम मैं बताया था शायद आपको जब मैं पढ़ा रही थी, मेरे दिमाग से निकल गया वो। अ, याद नहीं आ रहा है एक्चुअली, एग्जाम्पल था बहुत अच्छा। साधु भी नहीं करते, वैसे भी बहुत से लोग होते हैं, जैसे ये होते हैं साधु लोग नहीं करते, या फिर जैसे ये सिस्टर्स होती है, काफी काफी पहले सिस्टर्स नहीं करती थी, जो लोग सेवा, जो लोग इसमें सेवा भावना वाले जो इसमें काम करते हैं वो लोग मोस्टली नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज इसमें हम बात करते हैं नेक्स्ट, लेट मैरिज। आज जब मुझे याद आएगा मैं बता दूंगी। लेट मैरिज आर जनरली इन्वॉल्व लेस चिल्ड्रन। ठीक है, जब लेट शादियां होती है, बोलते हैं ना कि ज्यादा इफेक्ट होता है चिल्ड्रंस बियरिंग, चाइल्ड बियरिंग पे भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, प्रोडक्टिव पे भी, सिस्टम पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्ट्रासेप्शन एंड द अबॉर्शंस। कॉन्ट्रासेप्शन अबॉर्शंस की बात करते हैं हम, यूज्ड बाय द 30 टू 50% ऑफ ऑल मैरिड कपल्स। जितने भी हमारे मैरिड कपल्स, अगर हम पूरी पॉपुलेशन की बात करें तो इनमें से केवल 30 to 50% ही कॉन्ट्रासेप्शन यूज करते हैं। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइसेस एंड सोशल एटीट्यूड्स टुवर्ड देयर यूज अफेक्ट फर्टिलिटी रेट्स। इसमें क्या होता है कि कुछ तो हमारी अवेलेबिलिटी कितनी है, अवेलेबल कितने हैं हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, और हमारा वो सोशल एटीट्यूड क्या है कि हमें कैसे मतलब फर्टिलिटी रेट के अगेंस्ट, हमारे फर्टिलिटी रेट के लिए, हमारी पॉपुलेशन के लिए, हमारे कॉन्ट्रासेप्शन यूज के लिए। कुछ होता है ना कि कुछ एटीट्यूड भी हमारा होता है कि भाई हमें क्या करना है, पॉजिटिव है कि कोई फर्क नहीं पड़ा, पॉपुलेशन बढ़ रही है, बढ़ने तो हमें क्या है, हमें तो अपनी फैमिली देखना है। तो ये हमारा कुछ एटीट्यूड पे भी वो करता है, डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है अबॉर्शन। ठीक है, अबॉर्शन क्या होता है इसमें,
लीगल अबॉर्शन आर कॉमन इन मोस्ट सोसाइटीज इवन वेयर इट इज प्रोहिबिटेड। लीगल अबॉर्शन का मतलब क्या होता है कि लीगल अबॉर्शन लीगल किस तरीके से, मतलब कोई मेडिकल टर्मिनेशन है, जैसे हम बोलते हैं एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी है, हमें डॉक्टर ने, फिजिशियन ने बोला है कि जो बच्चा है, जो फीटस है, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं है, या फिर उसकी वजह से जो मदर है वो कुछ ऐसा इन्फेक्टेड हो चुका है, इन्फेक्शन फैल चुका है बॉडी के अंदर कि उसे हमें अबॉर्ट करना ही पड़ेगा, वरना जो महिला है, जो औरत है, उसको क्या होगा, उसको उसकी बॉडी पे साइड इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, या फिर हो सकता है इसकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो जाए। इस वजह से अबॉर्शन भी करते हैं। कल्चर प्लेस एन इम्पोर्टेंट डिटरमाइनिंग रोल इन द इम्पैक्ट ऑफ अबॉर्शन। जो कल्चर्स होती हैं, क्योंकि जो अपने अपने, जैसे हमने लास्ट कल्चर पढ़ा था, तो कल्चर में हमने प्रैक्टिसेस पढ़ी थी, ठीक है, कि अपनी अपनी सबकी खुद की अलग प्रैक्टिसेस होती हैं, खुद का अलग अपने कल्चर के इम्पैक्ट्स होते हैं, कुछ हम प्रैक्टिसेस करते हैं जो हमारे हेल्थ को में भी इशू क्रिएट करती है। तो हमने जब कल्चर प्रैक्टिस पढ़ी थी, तो कल्चर प्रैक्टिस में क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने, कोई बताएगा एनीवन? कल्चर प्रैक्टिस जो हम सभी करते हैं, मेनली सारे लोग करते हैं, और उनका हेल्थ से भी रिलेट करता है, इम्पैक्ट होता है हमारे हेल्थ पे भी। क्या होती है ऐसी प्रैक्टिस? बताओ, जल्दी बताओ। बताओ बेटा, जल्दी बताओ। कल्चर प्रैक्टिस, कनुप्रिया। कनुप्रिया, नैन्सी, आप भी फोन रख रख के कहाँ बैठे हो साइड में, हाँ, जो बोल भी नहीं रहे हो? नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक। द रोल ऑफ चिल्ड्रन और देयर वैल्यूज अफेक्ट फर्टिलिटी, ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप फर्टिलिटी एंड द इनकम परसेंटेज। जैसे हम ये सोचते हैं कि जो बच्चे होते हैं, उनके क्या, अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो क्या होगा, कि कुछ लोग हैं जो स्मॉल फैमिली नॉर्म्स को भी यूज करते हैं, स्मॉल फैमिली नॉर्म्स को के नॉर्म्स जो हैं उनको भी फॉलो करते हैं। कुछ लोग क्या है कि उनका ये है कि ठीक है, मतलब वैल्यू है कि भाई ज्यादा अगर बच्चे पैदा होते तो क्या होगा, उससे ज्यादा इनकम बढ़ेगी। नेक्स्ट आता है ट्रेडिशनल रूल्स सोसाइटी। ट्रेडिशनल रूल्स में क्या होता है, कल्चर चिल्ड्रन स्टिल प्ले इन द इम्पोर्टेंस इकोनॉमिक रोल एंड द कंट्रीब्यूट टू फैमिली वेल्थ। जो चिल्ड्रंस होते हैं, जैसे कि अगर मैंने अभी बोला कि जैसे कि बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं, आज छोटे हैं कल को बड़े होकर क्या करते हैं, वो हमारी फैमिली में कंट्रीब्यूशन करते हैं, फैमिली में, ठीक है, फैमिली के इकोनॉमिक रोल में भी, ठीक है, जैसे कि फैमिली की वेल्थ। फर्टिलिटी इज द लाइकली टू रिमेन हायर इंडस्ट्रियल एंड द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इसमें क्या है, cost and to the increase with the development level of the society, deflate the fertility rate since parents must consider the direct and the opportunity cost of the bearing additional children। इसमें क्या है कि कुछ हमारे पेरेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करती है कि हमें किस तरह से, मतलब कैसे हमें मतलब क्या हमारा एटीट्यूड है हमारे अपने बच्चों के, जैसे डेवलपमेंट, जैसे कि अगर हम बात करते हैं स्मॉल फैमिली नॉर्म्स का, जो पेरेंट्स अपने स्मॉल फैमिली नॉर्म्स को देखते हैं, उनको पता है, तो उनका क्या होगा, उनको पता है कि भाई अगर हम स्मॉल फैमिली नॉर्म्स फॉलो करते हैं तो कल को हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा, उनको एजुकेशन अच्छी मिलेगी, उनको क्या होगा, उनको ज्यादा जो कॉस्ट हमारी जाती है, जैसे अगर हम 2 बच्चों को पढ़ाते तो उनमें कितनी कॉस्ट है, अगर हम 3-4 बच्चों को पढ़ाते तो शायद से हम इतनी कॉस्ट पे ना कर पाए, इतनी हम फीस ना दे पाए। तो ये क्या होता है, ये हमारे पेरेंट्स के एटीट्यूड पे भी डिपेंड करता है कि उनको किस तरह का स्मॉल फैमिली नॉर्म्स फॉलो करना है, या फिर अपने बच्चों का जो कल्चर स्टेटस है वो सब नहीं मेंटेन कर पाते अगर उनके ज्यादा बच्चे होते हैं तो। नेक्स्ट आता है जनरल फैक्टर अफेक्टिंग फर्टिलिटी। कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं।
सबसे पहले आता है हमारा स्टेटस ऑफ विमेन। जो हमारी विमेन है उसका स्टेटस क्या है, ठीक है, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, ठीक है, क्या है वो, कैसा उसका स्टेटस है, वो उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर वो वर्किंग है, ठीक है, बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, तो वो मे बी स्मॉल फैमिली नॉर्म्स को फॉलो करना चाहेगी, ठीक है। वो एजुकेटेड नहीं है, उसकी कुछ नहीं चलती है, क्योंकि जब वो एजुकेटेड होगी, वर्किंग होगी, तब वो थोड़ी होगी, अवेयरनेस होगी उनको सारी चीजों की, वो फैमिली में भी समझा सकती है, बता सकती है। अगर वो एजुकेटेड नहीं है, वो घर पे जैसा उनको बोल दिया वैसा कर दिया, तो उसमें क्या होगा कि वो चीज भी इफेक्ट करती है, ठीक है, वो भी फैक्टर अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है मैरिज एंड मैरिटल डिस्ट्रप्शंस। ठीक है, मैरिज कैसी है, जो मैरिज शादी भी हुई है, शादी के बाद मैरिटल डिस्ट्रप्शंस कैसे हैं, ठीक है, मतलब फैमिली में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, क्या है, वो सब चीजें क्या करेंगी, वो उस पर डिपेंड करेंगी। कि अच्छी फैमिली चल रही है तो उनका अच्छे से रहेगा कि ठीक है, अच्छे से वो साथ साथ रहेंगे। अगर उनका लगता है कि भाई कोई शादी नहीं चल पा रही है ढंग से, तो वो उस पर भी इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी क्या होता है? स्टेरिलिटी क्या होता है? आप लोग सुन नहीं रहे हो? हेलो, हेलो, क्लास में कोई नहीं है? हेलो, मैम सुन रहे हैं। तो बोल क्यों यस नहीं रहे? मैम। स्टेरिलिटी क्या होता है? अभी आप लोग बोल रहे हो, मैंने थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को आवाज दी। रिवीजन हो रहा है, इसका मतलब थोड़ी क्या पढ़ोगे नहीं आप। ये तो अच्छी बात है, आपको टाइम मिल रहा है। क्या मतलब होता है स्टेरिलिटी का? ये तो मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। मैम जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। अनेबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड, ठीक है, जिसको हम हिंदी में हम बांझपन भी बोलते हैं, ठीक है, वो भी इफेक्ट करेगा। कॉन्ट्रासेप्शन का भी इफेक्ट पड़ेगा कि वो कॉन्ट्रासेप्शन यूज करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है। इंड्यूस अबॉर्शन, अबॉर्शन में भी क्या जो हमारी कुछ प्रेगनेंसीज होती हैं, ठीक है, जैसे कि वो वाली जो कौन सी प्रेगनेंसीज होती है जो हमारे ट्यूब्स में होती है, उसको क्या एक्चुअली में क्या नेम होता है इसका, मैं भूल रही हूँ। जिसमें हमारी प्रेगनेंसी जो होती है, जो नॉर्मल नहीं होती है, वो उसमें प्रोड्यूस होने लगती है, मैम इसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, हाँ एक्चुअली, ठीक है, गुड। तो इसमें क्या होता है, ऐसी कुछ कुछ हमारी वो होती है। एक मिनट। सो कुछ हमारे इंड्यूस अबॉर्शंस होते हैं, उसकी वजह से कुछ हमारा लेवल ऑफ एजुकेशन है, लेवल ऑफ एजुकेशन की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट क्या इफेक्ट अफेक्ट करेगा यहाँ पे। चलो एजुकेशन का हमें पता है, इंड्यूस अबॉर्शंस का हमें पता है, तो इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या वो करेगी, फैक्टर क्या इफेक्ट करेगा? एनीवन एल्स, कोई बताए? बताएगा कोई? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, टाइप्स ऑफ रेसिडेंस, ठीक है, मे बी रूरल में है, अर्बन में है, रिलीजन ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स का क्या रिलीजन है, वो क्या कल्चर फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। लेवल ऑफ हेल्थ केयर, ठीक है, क्या उनका लेवल है, ठीक है, क्या अवेलेबल है उनका हेल्थ केयर का, ठीक है। परसिव्ड कॉस्ट ऑफ हैविंग चिल्ड्रंस एंड द प्रेशर फ्रॉम द गवर्नमेंट। जैसे कोई कोई कंट्रीज होती है, उनमें प्रेशर होता है कि सिर्फ आप इतने ही बर्थ
इतने ही बर्थ प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप इतने ही बच्चों को पैदा कर सकते हैं, इतना ही जन्म दे सकते हैं, तो प्रेशराइज्ड होता है। नेक्स्ट आता है हमारा फर्टिलिटी कंट्रोल मेजर, ठीक है। फर्टिलिटी कंट्रोल मेजर में आता है प्रिवेंशन ऑफ मैरिज एट अर्ली एज, ठीक है। हमें इसको प्रिवेंट करना है अर्ली एज वाली मैरिजेस को। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिजिबल कपल एंड द मोटिवेट देम टू यूज फॉर द कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड द अप्लाई स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन। हमें जो एलिजिबल कपल्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करना, उनको आइडेंटिफाई करना है, देन मोटिवेट टू देम की यूज फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन, चाहे मे बी टेम्परेरी, अगर फैमिली कंप्लीट है तो फॉर परमानेंट मेथड्स एंड स्पेसिंग बिटवीन चिल्ड्रन। अगर अभी एक बच्चा है तो मिनिमम 3 ईयर का हम क्या करेंगे, स्पेस के लिए उनको बोलेंगे फॉर second child. Improvement of socio-economic status people by the counseling them to put in their effect and the by availing the services from the various programs launched by the government. हम उनको साइको इकोनॉमिक स्टेटस इम्प्रूव करने के लिए उनको मोटिवेट करेंगे बाय द काउंसलिंग ऑफ देम। उनको काउंसलिंग में हम समझाएंगे, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताएंगे, स्मॉल फैमिली नॉर्म्स के बारे में बताएंगे, जिससे कि उनके एटलीस्ट जो विमेन का स्टेटस है वो भी क्या हो, मतलब जो सर्विसेज क्या क्या अवेलेबल है वो भी हम उनको बताएंगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, आप वहां से यूज कर सकते हैं। टेम्परेरी मेथड्स भी अवेलेबल हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस भी होते हैं, और क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ प्रोग्राम लॉन्च हो चुके हैं वो भी हम उनको बताएंगे और उनको हम मोटिवेट करेंगे। देन इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्टेटस ऑफ विमेन बाय गिविंग एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन्वॉल्वमेंट इन द कम्युनिटी ETC। हमें महिला जो विमेन है उनके स्टेटस को इम्प्रूव करना है। देन उनको गिविंग फॉर एजुकेशन, हम उनको एजुकेट करके एंड देन एम्प्लॉयमेंट करके उनको जॉब दे सकते हैं। उनको हम कम्युनिटी के अंदर हम उनको इंटरफेयर करा सकते हैं, इंटरफेरेंसेस करा सकते हैं, कि कुछ कम्युनिटीज होती है दे कांट इंटरफेरेंस फ्रॉम द विमेन्स, उनमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती हैं महिलाएं। हम उनको बोलेंगे कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट हम उनको कराएंगे। हेल्थ एजुकेशन ऑफ द पीपल आर वेरियस रिलेटेड टॉपिक्स बाय एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी पीपल। कुछ हमारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं हेल्थ रिलेटेड जिनमें हम हेजिटेट करते हैं, मतलब कि एक्टिव होने में, कि नहीं हमें नहीं, हम क्यों वो करें, तो हमें लोगों को हेल्थ एजुकेट कराना है और हमें उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन कराना है कम्युनिटी वाले लोगों का। उसके बाद प्रोवाइडिंग फैमिली प्लानिंग सर्विसेज टू एलिजिबल कपल अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस, जो भी उनको अच्छा लगता है, जो वो मेथड यूज करना चाहते हैं उनके चॉइस के अकॉर्डिंग हमें वो उनको प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होता है? इनफर्टिलिटी इज डिफाइंड एज अ फेलियर ऑफ कॉन्सीव विद द 1 or more year of the regular unprotected intercourse. ओके, टाइप्स आता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकंड इज द सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी में फर्स्ट है टाइप्स में refer to the couples who have not become pregnant after at least 1 year of unprotected sex intercourse. Second आता है secondary infertility में refers to couples who have been pregnant at least once but never again. Causes of infertility, common causes of infertility of females including सबसे पहले आता है ovulation problem, any ovulation problem, ट्यूबर ब्लॉकेज, ट्यूबर मतलब फॉलोपियन ट्यूब्स में कोई ब्लॉकेज वगैरह है। नेक्स्ट एज रिलेटेड फैक्टर्स, एज ज्यादा है या फिर बहुत कम है, यूटेराइन प्रॉब्लम्स, प्रीवियस ट्यूबलाइजेशन। नेक्स्ट आता है हमारा एंडोमेट्रियोसिस, जो हमारी यूट्रस की लेयर है उसमें किसी में अगर इन्फ्लामेशन है तो मे बी। नेक्स्ट आता है मेल इनफर्टिलिटी में बी ड्यू टू ए डिक्रीज इन स्पर्म्स काउंट, स्पर्म्स बीइंग ब्लॉक्ड फ्रॉम द बीइंग रिलीज्ड। अगर किसी के स्पर्म काउंट है, स्पर्म काउंट कम है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसके बाद जो स्पर्म्स है मे बी ब्लॉक्ड हो रहा है, द स्पर्म दे नॉट वर्क प्रॉपर्ली, जो स्पर्म्स है वो अपना वर्क प्रॉपर्ली नहीं कर रहे हैं, या फिर जो मेल है वो बहुत ज्यादा क्या करता है, हैवी अल्कोहल यूजर है एंड देन ड्रग्स यूज करता है। नेक्स्ट एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स इंक्लूडिंग पेस्टिसाइड्स एंड लीड्स। इनका क्या है, वो जो एनवायरमेंट है बहुत ज्यादा टॉक्सिक, मतलब बहुत टॉक्सिन, मतलब कि जो खाने में आजकल देखा है ना कि सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, सब में क्या होता है पेस्टिसाइड्स का ज्यादा यूज हो रहा है मे बी। नेक्स्ट आता है स्मोकिंग सिगरेट, जैसे कि अल्कोहल यूजर है, ड्रग्स अब्यूजर है, मे बी सिगरेट और स्मोकिंग ज्यादा करता है तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ इनफर्टिलिटी, क्या हम इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करा सकते हैं? सबसे पहले आता है जनरल मेडिकल हिस्ट्री, जनरल मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, सर्जिकल हिस्ट्री लेंगे और फीमेल की मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेंगे, हम प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री लेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव हिस्ट्री लेंगे, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स देखेंगे क्या क्या सेक्सुअल प्रॉब्लम है एक्चुअल में उन लोगों को। देन diagnostic blood test and the imaging test will be done in the women, this may including women's में हम क्या देखेंगे, हम उनके हार्मोनल टेस्ट भी करेंगे,
उसके बाद हम ये इमेजिंग जितने भी टेस्ट हैं यूएसजी वगैरह ये सब करेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, प्रिवेंशन क्या होता है? काउंसलिंग एंड एजुकेशन। सबसे पहले हम उनको काउंसिल करेंगे, काउंसलिंग करके हम उनको समझाएंगे, एंड देन प्रिवेंशन एजुकेशन भी उनको प्रोवाइड कराएंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे। एडवाइस अबाउट इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स, हम उनको अगर उनको इनफर्टिलिटी है, वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं चाइल्ड, तो हम उनको फर्टिलिटी सेंटर्स के बारे में भी बताएंगे, क्लिनिक्स के बारे में बताएंगे, डायग्नोसिस के बारे में बताएंगे और ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे। इफ ट्रीटमेंट फेल्स, काउंसलिंग और अप फॉर अडेप्टेशन बाय द मेडिको सोशल वर्कर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट etc। हम अगर यहाँ पे अगर ट्रीटमेंट उनको फेल हो रहा है, ठीक है, तो हम उनको काउंसलिंग करेंगे और अडॉप्टेशन के बारे में बताएंगे, ठीक है, बाय द सोशल मेडिको सोशल वर्कर उनको समझा सकते हैं, चाहे कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उनको काउंसलिंग दे सकता है अडॉप्टेशन के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा मोर्टालिटी, ठीक है। मोर्टालिटी क्या होता है? मोर्टालिटी, देयर आर सर्टेन सिचुएशंस इन द सोसाइटी व्हिच कॉज डेथ सच एज, कुछ हमारी अब तक हमने इनफर्टिलिटी फर्टिलिटी पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि फर्टिलिटी क्या होती है, फर्टिलिटी के क्या क्या ये होते हैं फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद हमने इनफर्टिलिटी पढ़ी कि कैसे कैसे हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। अब आता है हमारा मोर्टालिटी। तो मोर्टालिटी में हमने क्या बताया था? मोर्टालिटी का मतलब हमने क्या बताया था? मैम डेथ रेट। डेथ रेट। तो बेटा डेथ रेट कैसे बढ़ सकती है, क्या कैसे क्या हो सकता है मोर्टालिटी? मैम क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए एक बार। मैं ये बोल रही हूँ डेथ रेट कैसे हो सकती है, क्या रीजन है कि डेथ रेट बढ़ रही है, फिर मोर्टालिटी कैसे? जैसे कि हमने अभी बोला कि डेमोग्राफी में हमारे 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, इनफर्टिलिटी, मोर्टालिटी एंड माइग्रेंट्स। वही तो इफेक्ट करते हैं ना, वही तो किसी सोसाइटी के जनसंख्या को बदल सकते हैं ना। अगर हमारे 1 महीने के अंदर अगर वहां पे 200 बर्थ हो गए, ठीक है, और 500 डेथ हो गई, तो एकदम से चेंज हो जाएगी जनसंख्या, तो वहां पे समझ रहे हो आप लोग? तो हमारी मोर्टेलिटी कैसे क्या करेगी, मैं वो पूछना चाह रही हूँ। मैम डेथ रेट तो किसी भी एंडेमिक या पेंडेमिक की वजह से हो सकता है, इंक्रीज हाँ एकदम से। हाँ और अच्छी मतलब हॉस्पिटल फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही हैं, तो हाँ उनकी वजह से हो सकता है। हाँ और एजुकेशन नहीं है तो वो उनकी वजह से उनका हेल्थ स्टेटस डाउन हो सकता है। हाँ। तो ये रीजंस हो सकता है अभी हमने मोर्टेलिटी। जब लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था, आपको याद है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? यस लास्ट मैम। क्लास थी हमारी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो हमने उसमें ये चीज देखी थी कि वी आर हैविंग ऑल मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है, हमारे पास सारी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, हम बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हमारे हम पहले से हम रिस्क फैक्टर है जहाँ पे हमें लगता है हाई रिस्क है, तो हम पहले से पहले क्या कर लेते हैं, स्कैनिंग कर लेते हैं। स्कैनिंग मतलब वो पहले से टेस्ट वगैरह शुरू कर देते हैं, तो हम इंसान को बचा लेते हैं। होता है ना, पहले जितना पहले क्या था, अगर एकदम से इन्फेक्शन फैलता है बॉडी में, पहले पुराने जमाने में तो पता भी नहीं चलता था कि भाई क्या हुआ। आजकल क्या है, हमें पता है कि किसी स्नेक बाइट हुआ है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है स्नेक बाइट का नहीं पता चल पाता। जो ग्रामीण एरियाज होते हैं, हमारे रूरल एरियाज में क्या होता है कि जैसे अभी बरसात के दिन आएंगे, उनमें क्या होता है, वो लोग यूजुअली उनके खेत वगैरह सब आसपास होते हैं, ठीक है, तो उनका क्या होता है स्नेक बाइट हुआ, स्नेक बाइट हुआ नहीं पता चला। स्नेक बाइट होने के बाद एकदम से जो पॉइजन होता है वो बॉडी में क्या होता है स्प्रेड होता है, तो एकदम से नहीं पता चल पाता और इंसान की क्या होती है इमीडिएटली डेथ हो जाती है। बट आजकल क्या है, हाँ, अगर क्योंकि हमारे हर गांव में हर जगह पे चाहे पीएचसी है, सीएचसी चलो हम नहीं बोल रहे, हर 1 लाख लोगों के ऊपर एक 130 लाख लोगों के ऊपर हम वो बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं, सीएचसी बनाते हैं। बट पीएचसी तो आजकल हर जगह होता है ना कि हर गांव में आसपास, चलो ज्यादा छोटा गांव है तो वहां नहीं होगा, 10,000 लोग नहीं है, उसके पास वाला जो गांव है वहां पे जरूर पीएचसी होगा, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, जैसे कि अगर हम डॉग वाइट की बात करते हैं, तो डॉग वाइट में भी यही होता है कि पहले कुत्ते ने काटा, ठीक है, इट्स ओके, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे जंगली थोड़ी है, कुत्ता जहरीला नहीं, तो डेथ हो जाती थी लोगों की, पागल हो जाते थे लोग। तो अब क्या, अगर हमें डॉग, अब लोग इतने अवेयर भी हैं और हमारे पास इतनी सुविधाएं भी हैं, फैसिलिटीज हैं कि हम तुरंत इंजेक्ट करा लेते हैं, कराते हैं ना इंजेक्शन। कौन सा मेडिकेशन लगता है डॉग बाइट में? मैम एंटी रेबीज। एंटी रेबीज, ठीक है। चलो हम मोर्टालिटी देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे मोर्टालिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आता है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर द पॉपुलेशन टू मीट देयर नीड्स।
हमारे पास स्कार्सिटी है, मतलब रिसोर्सेज की कमी है ना, कमी है जो पॉपुलेशन को मिलनी चाहिए उनके नीड्स के अकॉर्डिंग। जैसे अभी ये भी है, हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज भी है, बट अभी रिसेंटली हमने जो अभी कोविड-19 का सेकेंड वेव में हमने देखा तो कितनी ज्यादा डेथ रेट, हमने हमारे पास रिसोर्सेज थी अवेलेबल नहीं थी, हमारे पास प्रॉपर ऑक्सीजन की वजह से भी लोगों की डेथ गई है, हमारे पास बेड्स की कमी थी। तो ये क्या होता है, शायद से मोर्टेलिटी रेट जो हमारी गई है, क्योंकि अभी आपने बोला, किसने बोला था बेटा, अभी पैंडेमिक एपिडेमिक की वजह से डेथ होती है? यस मैम, मैम उजाला। उजाला, ठीक है। उजाला आपने बताया कि अभी जाहिर सी बात है, अगर एकदम से या तो कोई अर्थक्वेक आ जाए, नेचुरल डिजास्टर हो जाए, कोई स्टॉर्म आ जाए, कोई फ्लड आ जाए, उसकी वजह से तो डेथ होंगी ना। डेथ तो एकदम ये नहीं होती, चलो एज की वजह से होती है, हमने माना कोई 70-80 की एज पे पहुंच चुका है, डेफिनेटली हमें पता है डेथ तो होनी है। आज हमारी भी, आज अगर हम यंग है तो कल को हम जब ओल्ड एज में जाएंगे तब डेथ सबकी होनी है। बट अगर एकदम से कुछ ऐसा हो जाए, सिनेरियो चेंज हो जाए, तो जहाँ पे यंग लोगों की भी डेथ होने लगी, क्योंकि एक टाइम के साथ सबकी डेथ होती है, पैदा होते हैं धीरे धीरे डेथ हो जाती है। तो एकदम से हमारी डेथ होती है एपिडेमिक और पैंडेमिक की वजह से, मतलब कुछ भी एकदम से ऐसा हो जाए। तो अभी हमारे जो हालात थे वो कहते हैं पैंडेमिक के हालात थे। तो उसमें कितने लोगों ने हमारी डेथ हुई, क्योंकि हमारे पास क्या थी, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर द पॉपुलेशन टू मीट देयर नीड्स। यही था ना, पहले वाली लाइन थी ना। यस मैम। नेक्स्ट, सैक्रिफाइसिंग ह्यूमन बीइंग एंड सेरेमोनियल ओकेशंस। इसमें इसका मतलब क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग ह्यूमन बीइंग और सेरेमोनियल ओकेशंस? सेरेमोनियल ओकेशंस कौन से होते हैं? बेटा बताओ। हेलो मैम पता नहीं इसका क्या होता है सेरेमनी। सेरेमनीज क्या होती हैं? सेरेमनी पे फंक्शंस वगैरह जो होते हैं। फंक्शंस होते हैं, ओकेशंस हम किनको बोलते हैं? जो ओकेशनली होते हैं, मतलब कभी कभी। आपने ये देखा है कि हम कहीं कहीं पे ऐसे सेरेमनीज बनाई जाती हैं, फंक्शंस, आपने देखा ना, सेरेमोनियल ओकेशंस। तो हम कहीं कहीं पे ऐसी चीजें देखते हैं कि कहीं कहीं पे इंसान का सेक्रीफाइस किया जाता है, सेक्रीफाइस ऑफ ह्यूमन, मतलब लोगों की बलि दी जाती है। कहीं कहीं ऐसी जो कुछ हमारी प्रजातियां होती हैं, मतलब प्रजाति नहीं, मतलब कुछ अपने लोगों का एक समुदाय होता है, ठीक है, लोगों की अपनी अपनी होती है ना, कि कुछ लोगों की अपनी होती है कि उनका अपना एक समूह है, उनका वो क्या कर रहे हैं, वो वहां पे अपनी उनका एक रीति रिवाज होती है, कल्चर होती है कि वो कोई बड़ी बात है, कोई अच्छा उनका अगर ये हो गया, बोलते हैं ना कि वो स्पेशल उनके क्वेश्चंस होते हैं कि उसमें वो क्या करते हैं, इंसानों की बलि दी जाती है वहां पे, ठीक है। आज हमने इस इंसान की बलि दे दी, छोटे बच्चों की बलि दे दी, तो वहां को क्या हो सकता है, उस वजह से भी क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट बढ़ती है ना। लोगों को जब आप छोटे बच्चे की बलि दे रहे हो या फिर बड़े इंसान की बलि दे रहे हो, या फिर ऐसे माना जाता है कि किसी की मान्यता पूरी हो जाती है, जो उन्होंने कोई मतलब कोई मन्नत मांगी है, तो वो क्या करते हैं, बच्चों की बलि दे देते हैं। जैसे आपने न्यूज में भी कभी सुना होगा, पढ़ा होगा कि जो तांत्रिक होते हैं, तांत्रिक लोग जो होते हैं वो बलियां देते हैं, ये हमने सुना है, ये हमने मतलब सबने, सबके दिमाग में होता है कैसे होता है, बट हमने कभी ऐसा देखा नहीं होता हुआ। बट कहीं ना कहीं ऐसा है कि कभी कभी न्यूज में आता है कि वहां पे छोटे बच्चे की बलि दी गई, यहाँ पे ये ऐसे किया गया। तो यहाँ पे क्या होता है, ये अगर हम सेक्रीफाइस ऑफ ह्यूमन बींग्स, लोगों की बलियां दे रहे हैं सेरेमनी लोकेशंस में, तो उस वजह से भी मोर्टेलिटी रेट बढ़ेगा। क्लियर है ये सबको? यस मैम। बलि का तो सबको पता है ना, बलियां तो दी जाती हैं, चाहे अभी तो चलो हम जानवरों की सुनते हैं, एनिमल्स की सुनते हैं, लोगों की भी बलियां दी जाती हैं। नेक्स्ट आता है सुसाइड ड्यू टू मेंटल हरासमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ सोसाइटी। अब हमने देखा, सबसे पहले हमारी रिसोर्सेस नहीं मिल रही थी, हमारी पॉपुलेशन को, हम लोगों को नीड नहीं मिल रही थी, उसकी वजह से डेथ हो रही थी, ठीक है, रिसोर्सेज नहीं मिल रही थी, फिर लोगों की बलियां दी जा रही थी, लोगों को जिंदा ही मार दिया जाता है अचानक से, तो अभी भी क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट बढ़ता है। उसके बाद सुसाइड, सुसाइड किसकी वजह से, सोसाइटी के हरासमेंट की वजह से। सोसाइटी के हरासमेंट की वजह से कैसे कैसे सुसाइड हो सकती है, मे बी रीजन क्या क्या हो सकते हैं,
जैसे जब कोई बच्चा 10th में 12th में होता है, पहले ऐसे बहुत होता था, जब 10th 12th के बोर्ड्स के रिजल्ट आते थे तो कोई बच्चा अगर फेल होता था तो उसको बहुत ज्यादा हरास किया जाता था, बहुत ज्यादा फैमिली की तरफ से प्रेशर होता था, समाज की तरफ से प्रेशर होता था कि भाई आप फेल हो गए। ठीक है, फेल होने की वजह से क्या होता है, बहुत सारे बच्चे पहले सुसाइड अटेम्प्ट करते थे। ये हमें पता, मतलब ये ऐसा सुनने में आता था कि पहले बच्चे बहुत सुसाइड अटेम्प्ट करते थे, किसकी वजह से कि भाई वो बोर्ड में फेल हो गए, 10th में फेल हो गए, 12th में फेल हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, जब कोई लड़की या फिर कोई जो महिला होती है, जब कोई विडो हो जाए, ठीक है, तो उसके ऊपर भी क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है। या फिर जैसे शादी हुई, आफ्टर शादी के बाद जो हमारे टाबूस होते हैं हमारे समाज में है कि अगर शादी होने के बाद उसके किसी पति की डेथ हो जाती है, ठीक है, या फिर उसकी वजह से, तो उसको क्या होता है, ताने मार मार के ना हराश कर देते, बहुत ज्यादा सोसाइटी ना उसको बोलती जाती है कि आपकी वजह से ये हो गया, आपकी वजह से ये हो गया, आपकी वजह से ये हो गया। ठीक है, नॉर्मली समाज में भी ये होता है कि उसको ही क्या बोला जाता है, अगर उसके घर में, उसकी शादी के बाद अगर उसके घर में कुछ अजीब हो जाता है तो क्या होता है, उस औरत को ही क्या दिया जाता है, ताना दिया जाता है। और उसके बाद कुछ होता है डॉरी, दहेज के लिए, दहेज के लिए भी काफी लड़कियों को करा जाता है, टॉर्चर किया जाता है कि आप दहेज में कुछ नहीं लाई हो, आपने दहेज में क्या दिया, आप गरीब हो। तो जो हमारा हरेसमेंट होता है वो क्या होता है, उसकी वजह से भी काफी लोग सुसाइड करते हैं। आपने सुना होगा काफी बार कि दहेज की वजह से किसी लड़की ने सुसाइड कर ली, सुना है, ये तो काफी सुना होगा लोगों ने, सोसाइटी में होता है, काफी प्रैक्टिस है आजकल। हेलो, यस मैम। यस मैम। है ना, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, ये हमारे यहाँ पे फिट बैठ रहा है कि कोई भी मेंटल हरासमेंट हम कर रहे हैं तो आजकल क्या है, बहुत ज्यादा उसके लिए, दहेज के लिए ज्यादा करते हैं लोगों को। ठीक है, लोग फैमिली वाले लड़की के, तो वो काफी केसेस में ऐसा होता है कि वो क्या करती है, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है। उसके बाद आता है सुसाइड कमिटेड बाय द आर्मी यूनिट व्हेन दे कम इन द हैंड्स ऑफ द एनिमी और टू अवॉइड फ्रस्ट्रेशन एज अ रिजल्ट ऑफ फेलियर इन एग्जामिनेशन। ठीक है, इन्होंने जैसे कि बोला है सुसाइड कमिट बाय एन आर्मी यूनिट। ठीक है, आर्मी मतलब कि आर्मी के जो कोई काफी होता है ना, जैसे जब कोई जैसे कभी लड़ाई हो रही है, ठीक है, लड़ाई हो रही है कोई, जैसे कि कंट्रीज का है कोई, मतलब कोई भी वॉर है, कुछ भी है, तो होता है ना कि हम, अगर हम दूसरे एनिमीज के हैंड्स में जा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, तो क्या करते, कभी कभी होता है ना कि हाँ हम तुमसे तुम मतलब कि तुम्हारे से नहीं बनेंगे, हम खुद से ही क्या कर लेते हैं, खुद से या तो गोली मार लेंगे वो, या खुद होता है ना, ऐसे हमें देखने को मिलता है, मूवीज में देखने को मिलते हैं सारी चीजें कि नहीं भाई हमें तुम्हारी गोली से नहीं मरना, हम खुद ही इसको सुसाइड अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, आशीष, यस मैम। आशीष, आशीष क्लियर है? यस मैम। अच्छा, नेक्स्ट वाला बताओ, नेक्स्ट वाला क्या है, स्क्रीन तो दिखाई दे रही है ना आपको? नो मैम। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? नो मैम। किसी को स्क्रीन शो नहीं हो रही है? नो मैम। नो मैम। एक सेकंड रुको, स्क्रीन शो नहीं हो रही है, एक सेकंड रुको। मैंने पूछा भी नहीं। अभी हो रही है? यस मैम। हाँ, यस मैम। सॉरी, वो मेरे को, मैं भी भूल गई और आप लोग, आपने भी ध्यान दिलाया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा वार्ड ऑफ मेडिकल प्रैक्टिसेस। हमारी बहुत सारी मेडिकल प्रैक्टिसेस होती हैं कि हम उनमें फेल हो जाते हैं, हमारा फेलियर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने कोई न्यू कोई ऑपरेशन किसी का, जैसे कोई ऑपरेशन है किसी का, हमने वो अटेम्प्ट किया और हमने वो ऑपरेशन प्रोसीजर में हम कहीं ना कहीं हम फेल हो गए, हमसे नहीं हम उसको रिकवर कर पाए, तो उसकी वजह से भी अगर डेथ हो रही है तो वो इस मोर्टालिटी में आता है। इंजीरियस कस्टम्स विच ग्रोन द राइट एंड एक्सरसाइज बेटर चूइंग अमंग मुस्लिम्स, barefooted walking, eating fried food like effect of health। बहुत सारे हमारे कस्टम्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा क्या होता है, हमारे डाइट और एक्सरसाइज भी इसमें क्या होता है, जैसे कि हम कभी कभी कुछ डाइट में लेते हैं, एक्सरसाइज इसमें लेते हैं, है ना। जैसे एक्सरसाइज का देखें तो जो बहुत से, जैसे कि हम बात करते हैं कि कुछ जिम्स जो मोस्टली लड़के जिम में जाते हैं, ठीक है, जिम में क्या होता है कि वो उनको कुछ जैसे कि
फॉडर्स वगैरह देते हैं कि आपका ये क्या है, ये प्रोटीन का है, ये हाई प्रोटीन का है, ये ज्यादा इसका है, आप पे करिए। तो उनका क्या होता है, कभी कभी होता है ना कि जो ये जो स्टेरॉइड्स होते हैं हमारे, जब हम उनको ज्यादा यूज करते हैं तो मे बी क्या हो जाते हैं, वो हमारे लिए भी टॉक्सिक बन जाते हैं। तो ज्यादा जैसे कि हम कभी कभी ये देखते हैं कि जब कोई आर्मी है, ठीक है, जब कोई आर्मी का सिलेक्शन होने जा रहा है या फिर आर्मी की जब कोई फिजिकल रेस होने वाली होती है, तो उससे पहले काफी जो ये जो होते हैं लड़के, वो क्या करते हैं, वो ना स्टेरॉइड इंजेक्शंस लेते हैं। फॉर किसके लिए? एनर्जी के लिए होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि उनका उनकी बॉडी पे ही साइड इफेक्ट हो जाता है। होता है कि काफी हमने लिया तो किस लिए था कि हम उनमें एनर्जी रहेगी, बट कभी एकदम से उनको वोमिटिंग होगी, चक्कर होगा, तो क्या होता है, या तो कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी बन जाती है इस वजह से। तो उस वजह से भी क्या होता है, ये इफेक्ट होता है। उसके बाद आता है कि आपने देखा होगा कि बहुत से जो मुस्लिम लोग होते हैं, मुस्लिम्स में ऐसा मतलब ये है, परंपरा बोले या फिर उनका कोई भी जैसे कस्टम बोले, तो वो लोग वो खाते हैं, अम, सुपारी होती है ना, सुपारी, आपने Yes, देखा ma'am. होगा कि Yes, सुपारी ma'am. खाते Yes, हैं, ma'am. हाँ। तो सुपारी से मुंह चलाते रहते हैं। सुपारी से भी क्या होता है ना कि वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे क्या करती है, इफेक्ट डालती है वो, ठीक है। तो उससे भी क्या होता है, कम एज में जैसे तम्बाकू, तम्बाकू से हमारे क्या होता है, वो होने के चांसेस होते हैं, कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो कभी कभी हम ये भी बोलते हैं कि ज्यादा सुपारी वगैरह नहीं खाने चाहिए, उससे भी क्या हो जाता है, उससे भी हमारा ये रहता है, कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बेयर फुटेड वॉकिंग। ठीक है, बेयर फुटेड वॉकिंग मतलब अगर हम नंगे पैर चलते हैं तो भी इससे क्या हो सकता है, नंगे पैर चलने से भी हमें कोई भी इंसेक्ट बाइट कर सकता है, हमारे पैर में कुछ भी लग सकता है, ठीक है। तो उससे भी एकदम से ये चीजें हो सकती हैं। और कुछ ईटिंग फ्राइड फूड्स वगैरह, वो क्या होता है, हमारे हेल्थ पे अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है हमारा माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन, माइग्रेशन Migration always occurs either due to emotional economical reasons, and it is not easy to leave one's relative, friends and the family surroundings to take up the residence in a strange land. जो हमारा माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन ऑलवेज किसकी वजह से होता है? किसी भी इमोशनल इकोनॉमिक रीजन की वजह से, ठीक है। इकोनॉमिकली, मोस्टली तो इकोनॉमिकली रीजन ही होते हैं, ठीक है। और ये कोई इजी नहीं होता कि हम अपने रिलेटिव्स को छोड़ सकते हैं, फैमिलीज को छोड़ सकते हैं, फैमिली और अपने फ्रेंड्स को छोड़ सकते हैं, और जो हमारे आसपास का है उसको छोड़ के हम किसी स्ट्रेंथ, किसी नई जगह पे जाते हैं, ठीक है। इट इज अ नेचुरल दैट इफ एनीवन डिसाइड टू माइग्रेट ही मस्ट हैव बीन मोर एडवांटेज इन द रिलेशन टू इकोनॉमिकल एंड द इमोशनली। जब ये जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी ये डिसाइड कर लेता है कि मुझे माइग्रेंट होना है, तो वो कुछ एडवांटेजेस होते होंगे, उसकी वजह से क्या होता है कि वो वहां पे जाता है, ठीक है। इट इज रिलेशन तो इकोनॉमिकली और द इमोशनली, वो कहीं ना कहीं या तो इकोनॉमिकली उससे रिलेटेड होता है या फिर इमोशनली रिलेटेड होता है। इवन एटीट्यूड ऑफ पीपल इन द होम कंट्री टू हैव एक्सटेंड डिटरमाइनेशन डिटरमाइन द माइग्रेशन व्यूज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब अ, जब कोई भी इंसान माइग्रेंट हो रहा है, ठीक है, अगर हम एक कंट्री से चाहे बाहर कंट्रीज में जा रहे हैं, चाहे हम कहीं दूसरे शहर में जा रहे हैं, तो इसका क्या होता है कि थोड़ा या तो इजी नहीं होता कि हम अपने आसपास के लोगों को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के, अपने फ्रेंड्स को छोड़ के हम दूर जा रहे हैं। वो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा इमोशनली इसमें प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली, इमोशनली हम अटैच होते हैं एक जगह से, तो हमें प्रॉब्लम होती है। बट अगर हम कहीं जा रहे हैं, माइग्रेंट हो रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई रीजन होता है। तो इमोशनली हम कहीं अपने रिलेटिव के पास जा रहे हैं मिलने के लिए, ठीक है, या फिर हम किसी इकोनॉमिकल रीजन से क्या जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं हम बाहर, तभी हम माइग्रेंट होते हैं। उसके बाद आता है हमारा, सो देयर आर सर्टेन फैक्टर विच डिटरमाइन द माइग्रेशन। सबसे पहले आता है हमारा इकोनॉमिकल बेनिफिट। हम कहीं भी जाएंगे अगर माइग्रेंट होते तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा इकोनॉमिकली बेनिफिट क्या है, हम कितना अर्निंग कर पाएंगे, कितना अर्निंग नहीं कर पाएंगे, तब हम माइग्रेंट होते हैं। इमोशनली एडवांटेज, इमोशनल एडवांटेजेस क्या हो सकता है, हम यहाँ पे अकेले रह रहे हैं, और अगर हम वहां पे जाते हैं, दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तो हमारी फैमिली है, शायद हमारे रिलेटिव है, सिस्टर है, ब्रदर है, सन डॉटर है, तो इस वजह से हम उनके पास जा रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद आता है एटीट्यूड टुवर्ड्स वन कंट्री एंड एरिया। हम ये देख होता है ना कि किसी भी कंट्री और किसी एरिया के लिए हमारा कुछ एटीट्यूड होता है कि हाँ वहाँ पे स्पेशल ये है, हमें ये देखना है, हमें इसकी वजह से हमें जाना है, तो हम इस वजह से हो सकता है वहाँ पे घूमने जा सकते हैं। ठीक है। असेसिबिलिटी ऑफ न्यू लैंड्स, ठीक है, हम नए नए जगह को, नए नए उनको लैंड्स को हम असेस कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, एब्सेंस मतलब कि हम जब कहीं माइग्रेंट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो जो हमारा फैमिली होती है उनकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है, हमारे आसपास सोसाइटी के जो हम लोग हमें जानते हैं उनकी रिस्ट्रिक्शंस होती है। बट अगर हम कोई न्यू जगह पे जाएंगे जहाँ हमें कोई नहीं जानता, तो वहाँ हमारे पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, हमें कोई कहने सुनने वाला नहीं होता। ठीक है। इम्प्रूव्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इससे क्या होता है कि आजकल क्या है कि हमारा कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट हमारा बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गया है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम अगर दूर भी हैं तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं और इजीली हम ट्रांसपोर्ट है हमारे पास कि इजीली हम वहाँ पे पहुंच भी सकते हैं। ठीक है। माइग्रेंट इज गवर्नड बाय सर्टेन फैक्टर्स, जो माइग्रेस होता है कुछ ना कुछ उसके सर्टेन फैक्टर्स ही होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ माइग्रेशन की बात करते हैं। टाइप ऑफ माइग्रेशन में आता है कि सबसे पहले इमिग्रेशन। इमिग्रेशन होता है कमिंग पीपल फ्रॉम अनदर कंट्री। इमिग्रेशन में कि जो कुछ लोग हैं वो हमारे किसी दूसरे कंट्री से आ रहे हैं। इमिग्रेशन गोइंग पीपल फ्रॉम होम कंट्री। और इमिग्रेशन मतलब हमारे यहाँ से लोग दूसरे उसमें जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आता है मास माइग्रेशन। मास माइग्रेशन में आता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक्सपेक्ट द टाइम ऑफ पॉलिटिकल इमरजेंसी। एकदम से काफी लोग, मास एकदम से बहुत बड़ा लोगों का झुंड, लोगों का एकदम से भीड़ वो होने लगे, एकदम से जाने लगे या फिर एकदम से आने लगे किसी भी पॉलिटिकल इमरजेंसी की वजह से। जैसे कि जब इलेक्शंस होते हैं तो होता है ना कि काफी काफी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। ठीक है। बस में भर के आती है किसी वजह से। ठीक है। या फिर कोई और भी रीजन हो सकता है, तो उनमें क्या होता है कोई इमरजेंसी है तभी एकदम से कोई मास माइग्रेशन होता है। ठीक है। तो माइग्रेशन होता क्या है? हु माइग्रेट्स मतलब मोस्टली यंग अडल्ट्स, मेल इंटेलिजेंस सुपीरियर पर्सन, टेक्निकल एक्सपर्ट इंक्लूडिंग इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स एंड साइंटिस्ट। जो माइग्रेंट्स होते हैं मोस्टली एडल्ट्स होते हैं, मेल्स होते हैं, मोस्टली इंटेलिजेंट होते हैं, वो लोग सुपीरियर पर्सन होते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं इंक्लूडिंग चाहे इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, टीचर्स है, साइंटिस्ट है। ये लोग क्या होते हैं? माइग्रेंट हो जाते हैं, ये लोग विदेश में चले जाते हैं। ठीक, इमिग्रेशन हो जाता है इन लोगों को होम कंट्री से दूसरे कंट्री के लिए। ठीक है। उसमें प्रॉब्लम्स भी आते हैं इमिग्रेंट्स में, मतलब कि जब हम इसमें क्या होता है कि दूसरे कंट्रीज से आते हैं लोग किसी देश में, तो उसमें क्या होता है बहुत ज्यादा हाउसिंग प्रॉब्लम हो जाती है, एक्सप्लॉइटेड हो जाते हैं वो लोग, सेंस ऑफ इनजस्टिस हो जाता है कि भाई क्योंकि हम अपने कंट्री में है तो पहले प्रायोरिटी हमें ज्यादा दी जाएगी, अगर कोई दूसरी कंट्री से आता है उसको इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती। सुविधाएं हमारे लिए ज्यादा है, फैसिलिटीज हमारे पास ज्यादा है। ठीक है। पावर भी हमारे पास ज्यादा है क्योंकि हम इस कंट्री में रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है उनको, लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, कल्चर की प्रॉब्लम होती है, और उनको प्रीजस्टिस ईटीसी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है। इनको कि लोग अपनी सुनेंगे क्योंकि कल्चर की प्रॉब्लम होती है। भाई अपनी कल्चर को हम लोग मतलब लैंग्वेज में यही रहता है कि भाई अपनी लैंग्वेज में हम बात कर सकते हैं, समझा सकते हैं, क्योंकि हमें सब कुछ पता है। कल्चर प्रैक्टिसेस भी हमारी अपने अकॉर्डिंग रहेंगी। अगर हम कहीं दूसरे कंट्री में जा रहे हैं तो हम शायद उनके कल्चर को भी ना समझ पाए, क्या वेशभूषा है, क्या लैंग्वेज है, कैसा उनका रहना सहना है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं इमिग्रेंट्स में। क्लियर है सबको ये?